मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज आपको एक अच्छा जो टॉपिक पढ़ाऊँगा और आज के टॉपिक का नाम है क्रूरता। तो क्रूरता का जो अपराध है यह बहुत ही घातक अपराध है और इस अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत जो कि रखा गया है। 1986 के अंतर्गत इस धारा को जो कि 498A को जो कि ये जोड़ा गया था। एविडेंस में जो सेक्शन 113B प्रिजम्पशन करता है और वह प्रिजम्पशन करता है दहेज मृत्यु की, और आईपीसी का सेक्शन 304B वो भी दहेज मृत्यु के बारे में बताता है। तो दोनों के अपराधों में एविडेंस एक्ट हमारी एडजेक्टिव लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, और वह केवल यह बताती है कि हमें जो अपराध घटित हुआ है उस अपराध को करने वाले जो व्यक्ति है उसको किस पैनल के तहत, किस प्रोसीजर के तहत उसको दंडादेश तक पहुंचाना है। प्रोसीजरल लॉ में दूसरा आता है CRPC, जिसके तहत वो प्रक्रिया निर्धारित होती है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उस अपराधी को उसके अपराध की सज़ा दिला सकें। लेकिन जहाँ अपराध की बात होती है वहाँ हम IPC का नाम लेते हैं कि यह एक सब्सटेंटिव लॉ, एक मौलिक विधि है, एक सारभूत विधि है, जो कि विधि का अपराध का सृजन IPC के माध्यम से ही, या स्पेशल लॉ या लोकल लॉ अगर कोई है तो सेक्शन 41 और 42 के अंतर्गत जो कि जिसको दिया गया है। सेक्शन 40 में अपराध की परिभाषा IPC के अंतर्गत दे रखी है। तो अब दहेज मृत्यु का मामला हो या दहेज मृत्यु के संदर्भ में उपधारणा हो जो 1986 में जिसको जोड़ा गया था, दोनों में ही क्रूरता शब्द आता है कि क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। क्या क्रूरतापूर्ण व्यवहार की उपधारणा तो एविडेंस एक्ट के तहत होती है, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह अपराधी पर शिफ्ट होता है और ऑनस प्रोबेंडी यानी कि उसको साबित करने का जो भार है वो वही व्यक्ति करेगा कि मैंने ऐसा कार्य नहीं किया। और इसमें जो सेल्फ प्रिज्यूम वाली उपधारणा जो की जाती है 304B के अपराध में धारा 113B एविडेंस के अंतर्गत होती है। लेकिन अब बेसिक क्रूरता क्या है, इसको हम IPC में सारभूत अपराध के रूप में पढ़ेंगे। ये अपना सब्जेक्ट का एक थीम है 304, इसको 498A क्रूरता। तो क्रूरता अपन साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि साहब क्रूरता 3 प्रकार के हम कह सकते हैं कि शरीर से क्रूरता हो, मन से क्रूरता हो, और एक अर्थ से यानी कि इकोनॉमिक क्रूरटी, आर्थिक क्रूरता। तो क्रूरता के प्रकारों का 3, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। जहां हम अब सेक्शन की जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, क्रूरता क्या है, व्हाट इज द क्रूअल्टी। क्रूअल्टी को जब हम डिफाइन करेंगे तो क्रूअल्टी है 498A, और 498A में शुरू में ही ये शब्द दे रखा है पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता, यानी कि हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, यानी कि इसमें रिलेटिवों को भी नहीं बख्शा है। पति के साथ पति के नातेदार भी अपराधी माने गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कार्य यदि घटित करते हैं तो, यानी कि सेक्शन का जो एरिया है वो काफ़ी विस्तृत एरिया है, काफ़ी वाइड अप्रोच वाला सेक्शन है 498A। 498A के अंतर्गत है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता कारित करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता कारित करेगा तो वह अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से उसको दंडनीय किया जाएगा। यानी कि यह एक प्रकार का क्या है, अपराध। बस अब हम थोड़ा सा प्रोसीजर लॉ में देखते हैं कि यदि किसी महिला की उसने FIR लिखाई है कि दहेज के मामले में, तो दहेज की जो कार्रवाई है वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत होती है। लेकिन उसमें IPC 498A को ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है?
क्योंकि क्रूअल्टी तो हुई है, इकोनॉमिक क्रूअल्टी हुई है, आर्थिक क्रूरता उसके अंतर्गत हुई है। यहाँ ये चीज़ हमारा ज़रूरी रहता है कि 498 को ऐड करने का रीजन क्या है। तो रीजन 34 कॉमन इंटेंशन कनेक्ट करने वाला सेक्शन है और 498A एक सबस्टेंशियल सेक्शन है, यानी कि मौलिक अपराध का सृजन करने वाला एक सेक्शन है। अब स्पष्टीकरण क्या है, क्रूरता में क्या आएगा, तो क्रूरता के अंतर्गत है जानबूझकर किया गया कोई ऐसा आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जो उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या उस स्त्री के जीवन को, अंग को या स्वास्थ्य को, अब स्वास्थ्य कैसा हो, मानसिक हो, यानी मेंटली उसकी साइकोलॉजी उसकी चेंज हो जाए, या उसका बॉडीली कोई इंजरी हो जाए, शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसको गंभीर क्षति या खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो। दूसरा इसका स्पष्टीकरण है किसी स्त्री को इस आशय से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को, यानी कि अब नातेदार कौन से आ गए, स्त्री के भाई बंधु, माता पिता। क्यों? क्योंकि जब कोई 18 वर्ष कोई स्त्री है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसका जो संरक्षक होगा वो उसका क्या होगा, पति को उसका संरक्षक जो कि यकी माना गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उस स्त्री को या उसके किसी नातेदार को, तो उसके नातेदार में यहाँ आएंगे एग्रीव्ड पार्टी। तो एग्रीव्ड पार्टी हुई वुमेन और वुमेन के रिलेटिव्स, यानी उसके लड़की के माता पिता, उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। अब मूल्यवान प्रतिभूति क्या दे रखी है, IPC सेक्शन 30 के अंतर्गत वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग पूरी करने के लिए उसको क्या किया जाए, प्रपीड़ित किया जाए, यानी कि उसको एक्सटॉर्ट किया जाए इस चीज़ के लिए कि साहब आप दहेज की कोई राशि दो या किसी प्रकार की संपत्ति को हमें दो। यदि इस प्रकार से हम कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य क्रूरता की जो परिभाषा है उस क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें क्लियर हुआ कि क्रूरता 3 प्रकार की जो कि यकी होती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। और पति के नातेदार, यानी कि हस्बैंड के साथ उसके रिलेटिव्स को भी हम इस अपराध के अंतर्गत जो कि यकी ऐड कर सकते हैं। इसमें एविडेंस के सेक्शन जो कि यकी 113B के अंतर्गत इसकी प्रिजम्पशन दे रखी है, और IPC सेक्शन 304B के अंतर्गत जो ऑफेंस होता है दहेज मृत्यु का, उसमें क्रूरता को भी एक घटक के रूप में सम्मिलित जो कि यकी किया जाता है। अब आता है हमारा क्षति क्या है, तो क्षति को IPC का जो सेक्शन 44 उसमें बताया गया है कि क्षति 4 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। शारीरिक क्षति हो गई, मानसिक जो कि क्षति हो गई, छाती संबंधी क्षति हो गई, और आर्थिक क्षति हो गई, यानी कि संपत्ति संबंधी क्षति जो कि यकी वह हो गई। इसके अलावा अब हम देखेंगे धारा 330 के अंतर्गत क्या है, उपहति, और धारा 498A क्रूरता। तो इसके अंतर्गत क्या रिलेवेंसी है, उस रिलेवेंसी को देखेंगे दृष्टांत के माध्यम से। दृष्टांत के माध्यम से क्या है, धारा 330 के अंतर्गत है संपत्ति देने के लिए किसी व्यक्ति को उद्यापित करना, एक्सटॉर्ट करना। मैंने पहले सेक्शन पढ़ाया था 319 साधारणोपति, उसके बाद पढ़ाया था सेक्शन 325 घोरोपति बताया था, 320 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये 8 किस्में होती हैं, इनके अंतर्गत यदि कोई उपति है तो वह घोरोपति होगी। 325 में उसका मैंने आपको पनिशमेंट बताया था। उसके बाद मैंने बताया था 330 में संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी देने के लिए किसी व्यक्ति को विवश करना, तो वो विवश करने का सेक्शन 330 है। तो सेक्शन 330 और 498 में क्या समानता है, तो सेक्शन 330 मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ, उसका ओनली दृष्टांत के अंतर्गत है, एने अपने ससुर से 5,000 रुपये जो उसने उधार दिए थे वापस लेने के लिए अपनी पत्नी बह को मारना चालू किया। एने अपने ससुर को 5,000 रुपये उधार दिए थे
अब उस 5,000 रुपये उसके ससुर ने उससे ले लिए। अब ए ने उन पैसों का तगादा करने के लिए, यानी कि उन पैसों को मांगने के लिए पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और उसको 4-5 थप्पड़ मार दिए कि अपने बाप से पैसे ले गया तू। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अपराध कौन सा होगा? 330 का। 330 का अपराध होगा, क्योंकि उसकी मांग थी वो कानूनन मांग थी, क्योंकि वो अधिकारी था अपने पैसों को मांगने का, लेकिन उसका तरीका गलत था। उसने क्रूरता तो की, लेकिन आर्थिक क्रूरता की श्रेणी में वो क्रूरता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए, संपत्ति को वापस से मांगने के लिए अपनी पत्नी पर उपहत्या कारित की। तो धारा 330 का अपराध बनेगा, 498 का अपराध नहीं बनेगा। ये बिल्कुल अच्छा इसमें दृष्टांत है। इसके बाद में धारा 327 भी घोरपति की धारा है, और इसमें धारा 498 भी क्रूरता की धारा है। और दोनों के अंतर्गत क्या समानता है? दोनों में ये समानता है, जो कि ए दहेज के तौर पर अपनी पत्नी को 10,000 रुपये लाने के लिए थप्पड़ मारता है कि दहेज के लिए था, अब तू 10,000 रुपये लेकर आ, तो वह 327 का अपराध करता है। किसका अपराध करता है? 327 का, घोरपति का, जो कि वह अपराध करता है। लेकिन वह थप्पड़ नहीं मार करके केवल ताने बाने मारता है कि पैसे लेके आ, पैसों के बिना काम नहीं चलता, पैसे शादी के समय दिए ही नहीं थे, अब तो कम से कम पैसे देने चाहिए। ऐसे अगर वो कार्य करता है, यानी कि उसको एक्सटॉर्ट करता है, उद्दापित करता है, मेंटली उसको हरेसमेंट करता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह 498A यानी कि क्रूरता का जो कि दोषी होगा। 498A की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें किसी प्रकार की बॉडीली इंजरी होना, शारीरिक क्षति का होना आवश्यक नहीं है। और 427 के अंतर्गत जो मांग होती है वह धन की संबंधी कोई मांग होती है, वह कानूनी हो सकती है। यह तथ्य पर निर्भर करेगा, लेकिन 498A के अंतर्गत जो मांग है वह कानूनी मांग नहीं होगी। इसके अलावा एक और जो कि है कि वो आता है, यदि कोई व्यक्ति है वह अपनी पत्नी को दहेज की मांग करता है, दहेज की मांग के लिए पीटता है, तो उस पर हम अलग से दहेज निवारण अधिनियम 1961 जो है उसको बाद में 2006 के अंतर्गत उसको अमेंडमेंट कर दिया गया। अब 2006 का एक्ट आ गया दहेज प्रतिशत अधिनियम का, तो उस एक्ट के अंतर्गत उसके अधीन कार्रवाई कर सकते हैं। वह जो कि है कि स्पेशल लॉ है, वो स्पेशल लॉ के अंतर्गत कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आज की हमने कक्षा में क्रूरता का अपराध देखा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक 3 प्रकार की क्रूरता देखी, 4 प्रकार की क्षति देखी सेक्शन 44 में, धन संबंधी, अर्थ संबंधी, मानसिक और शारीरिक, और 498 और 327 का संबंध देखा, 498A का और 330 का संबंध देखा। इस प्रकार से हमने ये देखा, और इसमें लास्ट में हमने ये देखा कि 498A का जो अपराध है यह अपराध संज्ञेय है, यजमानतीय अपराध है, और प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट है वह मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध की सुनवाई जो कि है कि कर सकता है। तो क्रूरता में पति और पति के नातेदार दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। आगे की जो हमारी कक्षा है उस कक्षा में हम सेक्शन 310 जो ठगों से संबंधित है, ठगी के जो अपराध हैं सेक्शन 311 है, दासों का अभ्यासक व्यापार करना 300, जैसे कि जो 311 सेक्शन है 300, तो जो उस प्रकार के जो ये जो बेगरी संबंधित जो ऑफेंस हैं उनको जो कि डिस्कस करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए 498A का ही इसमें सफिशिएंट है, लेकिन इसमें मेन बात ये हमको ध्यान रखनी है कि इस क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है, प्लस इसमें पति और पति के जो नातेदार जो ऐसी मांग करने के लिए किसी महिला को प्रपीड़ित करते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम उन ऑफेंस को जो कि पढ़ेंगे। थैंक यू।